ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 6 एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिटिकल और लीगल बाउंड्रीज होती हैं उसके आसपास जो सारी लीगैलिटीज होती हैं उसको उतना कितना ज़रूरी उसको फॉलो करना होता है और वो कैसे उसे एनालाइज करते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर जो है उसका नाम है इकोनॉमिक फैक्टर्स। वो जो हम पढ़ रहे थे कि हमारे जो एक्सटर्नल एनालिसिस होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसको एनालाइज करने के लिए हम करते हैं मेरे भाई, हम इसको कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। इसको हम कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस में पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ई के अंदर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। एस के अंदर हम पढ़ते हैं सोशल, और टी में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, या हम कह लेते हैं इसको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो हमने पॉलिटिकल एंड लीगल पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक की तरफ। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये बड़ा डिटेल्ड चैप्टर है और इसमें हमारा जो है वो समझने के 2 से 3 क्लासेस जाएंगी। कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द और पूरा कंप्लीट करें। तो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है। आप लोग काफ़ी सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। ठीक है, सबसे पहला पेज देखो अगर आप लोग, चैप्टर का पहला पेज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि पेस्ट एनालिसिस क्या होता है। पेस्ट एनालिसिस के अंदर जो ई है वो इकोनॉमिक्स, उसका मतलब इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, एक बहुत अच्छी और एक कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास यहाँ दी हुई है। हम इसको देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट्स scarce resources which have alternative uses between competing ends। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल बात हो गई यहाँ पे, थोड़ा इसको आसान करते हैं। यहीं से होगा ये, एक मिनट। ठीक है, राइट है, वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। चलो भाई, इकोनॉमिक हो गया। इकोनॉमिक के अंदर हमने सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को तोड़ लेते हैं, आसान कर लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट्स, सोसाइटी, लोग, शहर, मुल्क, कोई भी इलाका कैसे वो रिसोर्सेज अपने यूज़ करता है, एलोकेट करता है, इस्तेमाल करता है। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड, महदूद, कम। पैसा लिमिटेड है, हर किसी के पास, मेरे पास भी, आपके पास भी, इलॉन मस्क के पास भी, बिल गेट्स के पास भी, सबके पास एक लिमिट है। इलॉन मस्क भी यही कह सकते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 400 बिलियन डॉलर है टोटल, तो वो 400 बिलियन डॉलर ही है, 500 नहीं हो सकते। लिमिटेड है, हर बंदे के पास लिमिटेड है। इसी तरह पैसे के हट के अगर बात करें हम कहते हैं टाइम। टाइम एक रिसोर्स है, लिमिट है टाइम की। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एनर्जी लिमिटेड है आपके पास, आप जो है वो पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते टाइम तो है आपके पास लेकिन एनर्जी खत्म हो गई, थक गए, नहीं पढ़ा जा रहा मजीद। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह इंसान, लोग, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, सब लोग अपने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और कह रहे हैं हर रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। पैसा अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, टाइम अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एनर्जी आप अलग अलग चीज़ के ऊपर खर्च कर सकते हो, लगा सकते हो। अपने टाइम को आप पढ़ने में, मूवी देखने में, दोस्तों में जाने में बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। पैसे के केस में भी यही है कि आपकी जेब में अगर 5,000 रुपये हैं तो उस 5,000 के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट यूजेस हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बिटवीन कंपेटिंग एंड्स। एंड्स का मतलब है यहाँ पे ज़रूरियात हमारी, एंड्स हम कह लेते हैं वांट्स, इंसानी ज़रूरियात। तो इस पूरी डेफिनेशन को अगर मैं एक लाइन में उर्दू में समअप करूँ सारी बात को, तो इसका मतलब यह है कि किस तरह से, इकोनॉमिक्स का मतलब ये हो गया किस तरह से इंसान
और सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग अपने लिमिटेड ज़रूरियात, अपने लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनके पास अवेलेबल, उससे किस तरह अपनी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये कहूँ कि आपके अब्बू और अम्मी जो हैं वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। क्यों? उनके पास पैसे आते हैं महीने के शुरू में, वो पूरा महीना चलाते हैं उससे। ठीक है, वो पूरी बजटिंग करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होंगी, घर की शादियाँ कैसे होंगी, घर में जो है वो राशन कैसे डलेगा, बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे होंगी। तो वो क्या करते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग अपनी ज़रूरियात पे खर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उन सब ज़रूरियात में से सबसे ज़्यादा ज़रूरियात को, जो ज़रूरी वाली होती है, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक बात रह गई, कंपीटिंग एंड्स, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ज़रूरी बात है। कंपीटिंग एंड्स का मतलब है क्योंकि हमारी ज़रूरियात बहुत सारी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात की, आपके पास 5,000 रुपये हैं, इस 5,000 रुपये के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आप सोचने बैठो अगर, तो आपको इतनी सारी ज़रूरियात याद आ जाएंगी। आप बोलोगे बाइक में पेट्रोल भी डलेगा, एक नई शर्ट भी खरीदनी है, शर्ट ख़त्म हो रही है। आप बोलोगे जूते भी ख़राब हो रहे हैं, वो लेने हैं। ठीक है, आप बोलोगे दोस्तों में भी बैठना है, रात में कुछ खाने पीने के पैसे भी रखने चाहिए। ठीक है, आपने फिर याद आएगा बाइक की ट्यूनिंग करवानी है, फिर और 10 आपको चीज़ें याद आ देंगी। तो ये जो हमारी वॉन्ट्स हैं, ये जो एंड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ compete करती रहती है। compete का मतलब है कंपटीशन होता है इनका। हम सबसे ज़रूरी वाली को चूज करके फिर उस पर पैसे लगा लेते हैं। जैसे इंसान सबसे पहले खाना खाएगा, तो वो अपने लिमिटेड पैसों को सबसे पहले खाने पे लगाता है, फिर जो बचता है वो उससे कम ज़रूरी चीज़ पे लगाता है। खाने के बाद अगली कम ज़रूरी चीज़ क्या हो जाएगी? आप बोलोगे शर्ट तो लाजमी लेनी है, आप जाके एक शर्ट ले लोगे, फिर बचे हुए पैसों से बाइक में पेट्रोल डलवाओगे, बाइक भी तो चलाएंगे। तो हम इन ऑल्टरनेट जो आपकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करते हैं किसी ना किसी तरह अपने लिमिटेड बजट के साथ। तो ये जो है वो इकोनॉमिक्स की एक बेहतर डेफिनेशन है कंपैरेटिवली बाकियों से। तो हम इसी को जो है वो लेते हुए चलेंगे, मार्क कर लो अपने पास। एक डेफिनेशन और है, द स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, किस तरह से दौलत जमा होगी, वेल्थ जमा होगी। वेल्थ और इनकम से कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग बातें हैं। वेल्थ का मतलब होता है दौलत, इनकम का मतलब होता है कमाई। वेल्थ ये होती है, दौलत ये होती है, आप अपने पैसे कमाते रहते हो, कमाते रहते हो, वो पैसे जब जमा हो जाते हैं तो 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल बाद जो पैसा आपके पास बचा वो सारा का सारा आपकी दौलत कहलाएगा। तो दौलत अलग है, कमाई अलग है। कमाई वो पैसे हैं जो आपको सैलरी में मिलते हैं, घर से पॉकेट मनी मिलती है, जो भी मिलती है, और जब वो जमा होके एक बड़ी अमाउंट बन जाती है, एक सम अप होके फाइनल जो पैसे आपके पास जमा है, वो सबके सब आपकी दौलत कहलाएंगे, वेल्थ कहलाएगी। तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी ये करते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है वो दौलत जो है वो जमा की जाती है, बनाई जाती है। दो इसकी ब्रांचेज हैं, हम इस चैप्टर में दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो है वो इसकी दो मेन ब्रांचेज हैं। अब जरा इनका फर्क भी देख लेते हैं। हमने डेफिनेशन तो देख ली कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इन दोनों ब्रांचेज में हम क्या पढ़ेंगे। तो इन दोनों ब्रांचेस में हम पढ़ रहे होंगे सर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो का मतलब होता है छोटी इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी इकोनॉमिक्स। माइक्रो कंप्यूटर होता है छोटा कंप्यूटर, आपके घर में रखा होता है, आपकी जेब में, मोबाइल फ़ोन में माइक्रो कंप्यूटर हैं सारे। इसी तरह मैक्रो कंप्यूटर होता है बड़े कंप्यूटर, जैसे जो कि नासा के हेडक्वार्टर में रखा हुआ है, महकमा मौसमियात वालों के पास होगा, जिससे वो सारे क्लाइमेट वेदर कंडीशन देखते हैं, वो सारे बड़े मैक्रो कंप्यूटर। तो इकोनॉमिक्स की ज़बान में माइक्रो और मैक्रो का क्या फ़र्क है, अभी हमने डेफिनेशन देखी कि किस तरह से लोग अपने लिमिटेड पैसों, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रो में हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल और एक बिजनेस, किस तरह एक बंदा या एक फैमिली, किस तरह से एक बंदा या एक फैमिली या एक बिजनेस, ये लोग किस तरह अपने लिमिटेड पैसों को इस्तेमाल करते हैं अपने तमाम अखराजात और अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए। और मैक्रो को जब हम देखेंगे तो मैक्रो में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से पूरा एक मुल्क, कंट्री या पूरी दुनिया, सारा वर्ल्ड, किस तरह ये दोनों लोग अपने लिमिटेड पैसों से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर ज़रूरियात को पूरा करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से। तो ये जो है वो हमारी दो ब्रांचेज हैं इसकी, एक का नाम है माइक्रो और एक मैक्रो। बाकी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चैप्टर में तो हम इनको और डिटेल में फिर पढ़ते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना आपको पता होना काफ़ी है कि इकोनॉमिक्स में हम पैसों से क्या क्या खर्चे पूरे हो सकते हैं, कौन सी ज़रूरियात हो सकती है, ये पढ़ेंगे। माइक्रो में हम ये पढ़ेंगे कि कौन लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं पैसों से और बिजनेसेस जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। मैक्रो में हम पढ़ेंगे मुल्कों के बारे में कि कंट्रीज़ कैसे ये काम करती हैं।
सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? फोकस इंडिविजुअल पार्ट, इकोनॉमी के इंडिविजुअल पार्ट, मुल्क के इंडिविजुअल पार्ट, सारे लोग, सारी फैमिली, सारे बिजनेस जो मुल्क के जो के मिलके पूरा मुल्क बनाते हैं, वो सब के सब कैसे अपने ज़रूरियात को पूरा करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से। ये वही बात है जो हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में पढ़ी थी। बस फर्क क्या हो गया कि पूरे मुल्क के छोटे छोटे हिस्से, लोग, फैमिलीज और बिजनेस, ये उनके बारे में कि वो कैसे करते हैं। Microeconomics attempts to examine how supply and demand decisions by these individuals affect the selling price of goods and services within an industry or market. Microeconomics में मेजरली और मेनली हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से अलग अलग लोगों के डिसीजंस, कस्टमर्स के भी और बिजनेसेस के भी, अफेक्ट करते हैं प्राइजेस को, चीज़ों की प्राइजेस को। कैसे महंगाई होती है, कैसे चीज़ें सस्ती होती हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। कैसे चीज़ें महंगी और सस्ती होती हैं ये हमें समझ आएगा जब हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं डिमांड। तो डिमांड जो है उसका मतलब क्या है, हम इसको आसान करते हैं। पहले तो हम कहते हैं कि डिमांड को डिफाइन करते हैं, लेट्स से डिमांड की डेफिनेशन हम बना लेते हैं पहले तो एक आसान सी। डिमांड डिमांड में कहता हूं हर उस कंडीशन को कहते हैं, ऐसे सिनेरियो को कहते हैं जहां पर दो कंडीशंस पूरी हो जाएं। कौन सी दो कंडीशंस बॉस? सबसे पहले जब किसी के पास हो विल टू परचेज और पावर टू परचेज। मतलब क्या है इस बात का? दोनों बातों का आसान करते हैं इसको। विल टू परचेज का मतलब ये है जब किसी को ज़रूरत हो किसी चीज़ की, वो कुछ खरीदना चाहता हो, जब कोई शख्स चाहता हो कुछ खरीदना, विल टू परचेज, वांट। और दूसरी बात पावर टू परचेज, पावर, किसी चीज़ को खरीदने की पावर आपके पास कब आती है? जब जेब में पैसे होते हैं। तो पैसा, इसका मतलब है डिमांड की आसान डेफिनेशन सिंपल सी हो गई कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप कुछ खरीदना चाहो और आपके पास पैसे हो, जब पैसे होंगे तभी खरीद लोगे। तो जब आप कुछ खरीद लेते हो तो इसका मतलब है कि उस चीज़ की डिमांड है, एक एक डिमांड है, 1 यूनिट बिक गया उसका। जब जब लोग उस चीज़ को खरीदते जाएंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। डिमांड का आसान सा मतलब यही है कि कोई चीज़ बिक रही है, इसका मतलब है कि उसकी डिमांड है। अब डिमांड के साथ होता क्या क्या है? क्या डिमांड अप एंड डाउन का शिकार रहती है? डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है? तो ज़रा हम इस बात को भी देख लेते हैं। दो तरह की डिमांड है, पहले तो ये समझ लें, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। लफ्ज़ों से ही दोनों के हमें इनका मतलब समझ आ रहा है। इंडिविजुअल का मतलब है सिंगल, एक सिंगुलर पर्सन की। मार्केट का मतलब है पूरे उस एरिया की, उस इलाके की जहाँ की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कराची हो सकता है, ये पाकिस्तान हो सकता है, ये एशिया भी हो सकता है। जिस भी मार्केट की हम बात कर रहे हैं ये उसके बारे में कि वहाँ की कोई डिमांड है या नहीं, ये कहलाएगी मार्केट डिमांड। अब होता क्या है इनके साथ? बिल्कुल सिंपल सा बिहेवियर है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्राइस। तो होता ही है उसके साथ कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है ना वो नेचुरली कम हो जाती है किसी भी चीज़ की। जब भी किसी चीज़ की डिमांड कम हो तो समझ जाएं कि पीछे से प्राइस बढ़ रही है उस चीज़ की। इसकी लॉजिकल वजह ये कि इंसान के पास लेट से लिमिटेड पैसे होते हैं हर चीज़ के लिए, बजट होता है लिमिटेड। तो जब उस लिमिटेड बजट में वो देखता है कि कोई चीज़ मैं पिछले महीने 100 रुपये की खरीदता था और आज वो 200 की हो गई, तो वो देखेगा कि इस बार मैं दो की जगह एक खरीद लेता हूँ ताकि मेरा बाकी चीज़ों का बजट जो है वो आउट ना हो। तो ये जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है डिमांड को। अब जरा इन पॉइंट्स को देखें, मार्क भी कर लें अपने पास, इनको हाईलाइट कर लें। मैं जरा बता दूं इसका मतलब क्या है। डिमांड टेंड्स टू बी हायर एट अ लो प्राइस एंड लोअर एट अ हाई प्राइस फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका बिहेवियर प्राइस के साथ, डिमांड के साथ ऐसे होता है कि डिमांड हाई होती है जब प्राइस कम हो और डिमांड लो होती है जब प्राइस हाई हो। ठीक है, बिल्कुल नेचुरल बात है कि मैं और आप भी जब देखेंगे कि कोई चीज़ जो है वो सस्ती है तो हम जाकर उसको थोड़ा ज़्यादा खरीद लेंगे, और जब महंगी देखेंगे तो थोड़ा सा कम खरीदेंगे। हर चीज़ के साथ ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। कुछ ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी जो हमें हर हाल में चाहिए चाहिए होती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ
कि आपके घर में नमक के 2 पैकेट मिसाल के तौर पे महीने में इस्तेमाल होते हैं। अब चाहे नमक सस्ता हो जाए, ऐसा नहीं होगा आप 3 पैकेट यूज़ करना शुरू कर दोगे। चाहे नमक महंगा होगा, तो ऐसा नहीं होगा आप नमक डालना छोड़ देंगे। तो आप कुछ बेसिक ज़रूरत की चीज़ें जो आपको हर हाल में चाहिए, उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता प्राइस अप डाउन का। वो हम यूजुअली उतनी ही खरीद रहे होते हैं जितनी हमें पहले चाहिए होता है। हम कॉम्प्रोमाइज़ कहीं और से कर लेते हैं अपने बजट में। When the demand for a good or service rises, changes in response to a change in its price, the change is referred to as an expansion or contraction. तो यहाँ बात हो रही है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड कम होती है या बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं प्राइस की वजह से अगर बढ़ती है और कम होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस कम हो जाए, कोई चीज़ सस्ती हो जाए और लोग उसे खरीद रहे हैं भरपूर, इसका मतलब है डिमांड में एक्सपेंशन आया है। और अगर प्राइस किसी चीज़ की बहुत बढ़ जाए, महंगी हो जाए कोई चीज़, तो उसकी डिमांड को हम कहेंगे कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया, वो बिकना कम हो गई। एक नीचे ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ की मदद से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो इसको, इस ग्राफ को, लेट से हम कह देते हैं यहाँ पे प्राइस है और ये क्वांटिटी है। इसको लेट हम कहते हैं कि ये थी किसी चीज़ की प्राइस पहले 100 रुपये, अब वो चीज़ हो जाती है 150 रुपये की। P2 को हम कह देते हैं, P2 को हम कह देते हैं 100 रुपीज़, P1 को हम कह देते हैं 150 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले P2 यानी पहली प्राइस थी ये प्राइस टू हमारी क्या थी, 100 रुपये। अचानक ये महंगी हो जाती है और P1 हो जाती है यानी 150 रुपये। उसके बाद नीचे डिमांड दी हुई है हमारे पास D1 एंड D2, तो हम इसको यहाँ पे D1 और D2 को भी लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि D1 जो है सर वो है लेट से 500, D1 जो है वो है सर 500, और D2 जो है वो है 700। ठीक है, तो 500 और 700 ये जो है वो इसका वो बन गया। तो हो ये रहा है यहाँ पे, अगर आप इस ग्राफ को देखो ध्यान से, तो पहले थी प्राइस कम, इस कम प्राइस के ऊपर हमारे पास डिमांड थी काफ़ी अच्छी, यानी ये 700 डिमांड थी हमारी, 700 यूनिट बिका करते थे 100 रुपये की प्राइस के ऊपर, D2 यानी 700 यूनिट। अचानक क्या होता है, प्राइस 100 रुपये से बढ़ के हो जाती है 150 रुपये, तो अब हमारे 700 यूनिट की जगह सिर्फ बिक रहे हैं 500 यूनिट, यानी डिमांड हमारी कम हो गई, पीछे चले गई इस कर्व के अंदर। यहाँ थी पहले आगे थी, इस एक्सिस के ऊपर देखो तो ये आगे है और ये पीछे, इसका मतलब है ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। इसी तरह इस एक्सिस पे देखो तो ये नंबर आगे है और ये पीछे, इसका मतलब है ये P1 एक बड़ा नंबर है और P2 एक छोटा नंबर है। यहाँ पे यही हो रहा है कि P2 एक कम प्राइस थी 100 रुपये, जिसपे हमारी डिमांड थी 700 यूनिट की, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ के 150 होती है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है और हो जाती है 500 यूनिट। तो सिंपली हमें बिल्कुल यही सेम चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि हमारी जो डिमांड है, अगर हम इस तरह से देखें कि पहले P2 थी और P1 हो गई, प्राइस महंगी हो गई, तो महंगी होने की वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन आ गया। इसको आप अपोजिट तरीके से भी देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो कि पहले P1 थी, आप कह लेते हो पहले P1 थी, P1 से चेंज होके आपकी प्राइस हो गई P2। लेट्स से पहले 150 रुपये का कुछ था, वो अब सस्ता हो गया, 150 रुपये की चीज़ सस्ती हो गई 100 रुपये की हो गई। तो जब वो 150 की थी तो ये बिका करती थी सिर्फ 500 यूनिट, लेकिन जैसे ही सस्ती हुई 100 रुपये की हुई तो अब ये बिकती है 700 यूनिट। तो क्या हो रहा है, दोनों का बिहेवियर आपको समझ आ गया, एक्सपेंशन का भी और कॉन्ट्रैक्शन का भी। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है क्वांटिटी डिमांडेड को। एक और बात आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारी जो डिमांड है या और जो दूसरी चीज़ें आएंगी आगे, उनको हम इसी तरह से लेते हैं क्वांटिटी में, यानी हम कहते हैं इसको फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने यहाँ पे यूनिट्स में लिया 500 यूनिट, 700 यूनिट। हमने इसको वैल्यू में क्यों नहीं लिया कि 1 लाख रुपए का माल बिकता है आपका, 1.5 लाख रुपए का माल बिकता है। मसला ये है कि एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जिसको हम आसान जबान में अगर कहें तो कहते हैं महंगाई, चीज़ें महंगी होना।
तो इन्फ्लेशन की वजह से अगर हम, मिसाल के तौर पे, अगर मैं डिमांड को या सप्लाई को वैल्यू में लूँगा तो मुझे मसला ये आएगा भाई कि मैं ये कहूँगा पिछले साल मेरी 1 लाख रुपए की सेल हुई, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या हुई? 1 लाख रुपए की सेल हुई। और करंट ईयर क्या हुई? करंट ईयर, करंट ईयर हमने देखा तो पता चला 1,20,000 की सेल हुई। तो इसको देख के, वैल्यू को देख के पता चल रहा है कि बड़ी अच्छी हमने थोड़ी सी ग्रोथ कर ली है। ठीक है, इसका मतलब है हमने 20% से ग्रोथ की है। 1 लाख से हम चले गए 1,20,000 में, 20% की बिजनेस में ग्रोथ हो गई है। लेकिन मसला ये है, हम ये तो देख नहीं रहे कि पीछे महंगाई तो नहीं हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले यूनिट प्राइस, हम कहते हैं कि पहले हम किसी चीज़ के, हम बेचते थे मिसाल के तौर पे 1,000 यूनिट बेचते थे, 1,000 यूनिट बेचते थे किसी चीज़ के जिसकी प्राइस थी 1,000 रुपये। 1,000 रुपये वाली चीज़ के 1,000 यूनिट बेचते थे तो 1 लाख रुपए की सेल हो जाती थी। इस साल अगर हम देख रहे हैं, जब हमने डाटा देखा तो पता चला कि हमने बेचे तो इस साल भी 1,000 यूनिट ही हैं, लेकिन वो हो गए इस साल 1,200 रुपये के। तो पता ये चला कि हमारा बिजनेस उतना ही काम किया, उतने ही यूनिट बने, फैक्ट्री मजीद ज़्यादा नहीं चली। पिछले साल भी 1,000 यूनिट बने थे, इस साल भी 1,000 यूनिट बने, लेकिन क्योंकि महंगाई हो गई है, वो एक यूनिट अब 1,000 का नहीं रहा बल्कि 1,200 का बिका है। इस वजह से हमें ये बिजनेस में ग्रोथ नज़र आ रही है। तो ये जो है वो हमारे बिजनेस के नंबर थोड़े से गलत तरीके से दिखा देगा। इस वजह से हम किसी भी जगह पे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, या दूसरे और जो मैकेनिक्स हैं उनको पैसों में नहीं लेते, रुपीज़ में, डॉलर में, पाउंड में, किसी भी चीज़ में नहीं लेते। हम उसको हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड में ले रहे होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की बात आप लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पे वो जो बात लिखी थी मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की, जरा उसकी बात हो रही है कि ज्यादातर चीजें, मोस्ट गुड्स, द लोअर द प्राइस द हायर विल बी डिमांड, दिस इज द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। हमने भी बात की कि ज्यादातर चीजों के केस में ये होता है कि जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी कम वो बिकेंगी, और जितनी कम उनकी प्राइस होगी उतनी ज्यादा वो बिकेंगी। तो ऐसा क्यों होता है? दो वजूहत होती हैं ऐसी चीज की होने की। एक को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि आप उस चीज के बदले में किसी और चीज का परचेज कर लो जो कि वो काम आपका पूरा कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एक आप जो है वो मिसाल के तौर पे जूस पीते थे, वो महंगा हो जाता है तो आप दूसरी कंपनी का जूस खरीदना शुरू कर दोगे। तो आप क्या करोगे? सब्सटीट्यूट की तरफ चले जाओगे, क्योंकि वो उतने का ही है जितने का पहले आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदते थे। तो ये अभी महंगा हो गया तो आप जो क्या करोगे, सब्सटीट्यूट की तरफ चले जाओगे। कंज्यूमर क्या करेगा? आपकी चीज़ को खरीदना बंद कर देगा और एक सब्सटीट्यूट को खरीदना शुरू कर देगा। जबकि दूसरी कंडीशन होती है इनकम इफेक्ट, क्योंकि हम ये समझते हैं, हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर की इनकम लेट से उतनी ही है जितनी पहले थी। एक आइडियल एनवायरनमेंट में ऐसा तो नहीं होता कि रोजाना या हर महीने किसी की इनकम बढ़ रही हो। तो यूजुअली यही होता है कि लोगों की इनकम शॉर्ट रन में उतनी ही रहती है जितनी पिछले महीनों में थी। तो होता यह है कि आपके पास एक लिमिटेड बजट ही होगा, एक लिमिटेड इनकम होगी। तो जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस महंगी होगी तो आप उसको खरीदना बंद कर दोगे या कम कर दोगे, ताकि दूसरी चीज़ें इफेक्ट ना हो, आपको और भी चीज़ें खरीदनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में एक ही चीज़ आती है। तो राशन अगर आता है तो सब चीज़ों का मिक्स होके आता है। तो हाँ, मैं आप दोबारा बताता हूँ। अच्छा, तो हम इसमें बात ये कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसकी लॉजिक समझ रहे हैं हम। दो वजूहत से ऐसा होता है। पहली वजह होती है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ महंगा हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, इस वजह से हो जाती है कि अगर आप कुछ महंगा करेंगे तो ऐसा तो नहीं है मार्केट में सिर्फ वो चीज़ आप ही बेच रहे हैं, और कंपनियां भी तो बेच रही हैं। तो लोग आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी वाली को खरीदना शुरू कर देंगे अगर आप महंगे होते हैं। तो पहली वजह ये होती है प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होने की, कि आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के लोग दूसरी चीज़ खरीदना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि वो उस आइटम को यूज़ करना बंद कर देते, ऐसा नहीं है। जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसे यूज़ करना बंद नहीं कर देते, बल्कि लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट को खरीद लेते हैं जाके। ठीक है, सब्सटीट्यूट को खरीद लेते हैं, दूसरी चीज़ को खरीद लेते हैं जो उस जैसा काम करती है। पहली वजह। ऑल्टरनेटिव भी होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव एक ऐसी चीज़ होती है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट हो लेकिन काम सेम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो है पहले नेस्ले का जूस पीते थे,
ठीक है, नेस्ले का जूस महंगा हो गया तो आप जाके शेज़वान का जूस पी रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल सेम चीज़ है, ये सब्स्टिट्यूट है ना। लेकिन क्योंकि आप जूस पीते थे, प्यास बुझाती थी वो आपकी, ऐसा ही था। तो अब क्या किया आपने, आपने जूस पीना छोड़ दिया और अब आप जाके लिम्का पी लेते हैं। अब लिम्का एक डिफरेंट चीज़ है, लिम्का जूस का ऑल्टरनेट है, सेम चीज़ नहीं है, जूस नहीं है, ऑल्टरनेट चीज़ है। काम वो भी वही कर रही है, प्यास बुझा रही है आपकी, लेकिन एक ऑल्टरनेट है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं हेल्दी लाइफ जीना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेट पानी से भी प्यास बुझा सकते हैं, आप पानी पीना शुरू कर देंगे, तो ये भी ऑल्टरनेट कहलाएगा। सब्स्टिट्यूट क्या है, जूस का जूस, मिनरल वाटर का मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक की सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब्स्टिट्यूट है। सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम नेचर की होनी चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। ऑल्टरनेट ये चीज़ होती है कि काम वही कर रही हो लेकिन डिफरेंट तरीके की चीज़। दूसरी वजह क्या होती है इस बात की कि हम कह रहे हैं ना कि चीज़ें महंगी होती हैं तो लोग खरीदना कम कर देते हैं, तो दूसरी वजह ये होती है कि लोगों की इनकम तो सेम ही है ना। आपने चीज़ महंगी कर दी, लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी, लोगों की इनकम तो सेम है। शॉर्ट रन में लोगों की तनख्वाहें सेम रहती हैं, महीनों महीनों सालों सालों सेम रहती हैं, लॉन्ग रन में जाके बढ़ती हैं। ऐसा ही होता है नॉर्मल बिहेवियर। तो क्या होता है, जैसे ही आप कुछ महंगा करते हैं तो किसी इंसान की जिसकी तनख्वाह थी 50,000 रुपये, उसकी तनख्वाह तो 50,000 ही रहेगी, उसने अपने सारे अखराजात 50,000 में ही करने। तो अगर आपकी प्रोडक्ट महंगी हो गई और वो आपकी प्रोडक्ट लाइट से 3 खरीदता था महीने में, तो वो कोशिश करेगा कि वो अपनी बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेसिक ज़रूरत की नहीं है, अगर वो चीज़ ऐसी है जो उसकी बेसिक ज़रूरत है, तब तो वो शायद इफेक्ट नहीं होगा, तब तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ है जो बेसिक ज़रूरत की नहीं है, तो वो उन 3 की जगह 2 खरीदना शुरू कर देगा, ताकि उसका बजट इफेक्ट ना हो, ताकि वो अपनी मेन ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। 50,000 की तनख्वाह के अंदर घर का राशन, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें कर ले, फिर पैसे बचेंगे तो देख लेगा कि आपकी जो कम ज़रूरी वाली प्रोडक्ट वो खरीदता था वो उसे कितनी खरीदी। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। पहली होती है सब्स्टिट्यूट, लोग सब्स्टिट्यूट खरीदने लगते हैं। दूसरी होती है इनकम, यानी इनकम तो लोगों की कांस्टेंट है, सेम ही है, तो इस वजह से जो है वो डिमांड जो है वो महंगाई के साथ साथ कम होती है चीज़ों की। एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसको ज़रा देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि एक कंपनी है, उसका नाम है KPLC। ये क्या करती है, कार बनाती है, कार मैन्युफैक्चरर है। अगर वो अपनी that if the rises their price, it sells its cars for the demand for the vehicle and therefore the number of cars the company sales will fall। कंपनी अभी ये सोच रही है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा दें, हमारी गाड़ियाँ हैं, अगर हम गाड़ियों को बढ़ा दें, महंगा कर दें, तो क्या होगा, हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जो यूनिट हम बेचते हैं गाड़ियों के वो गिर जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिकना कम हो जाएंगे। इसकी दो वजूहत अभी हमने ऊपर पढ़ी, उनकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। पहली वजह हो सकती है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या, अगर आपकी गाड़ी महंगी हो गई है KPLC की, तो लोग जो है वो दूसरी कंपनी की गाड़ी खरीद लेंगे। और इनकम इफेक्ट, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अब महंगी हो गई है, लोगों के बजट में नहीं है, लोगों के पास उतने ही पैसे हैं जितने की पहले गाड़ी थी, अब वो ज़्यादा पैसे आपकी गाड़ी पे खर्च नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, सिंपली आपकी गाड़ी को इग्नोर कर देंगे, नहीं खरीदेंगे। क्योंकि गाड़ी एक महंगा प्रोडक्ट भी है नेचुरली, और जो है वो महंगी होने की वजह से बजट से आउट भी हो गई है फॉर एग्जाम्पल। तो दोनों वजूहत की यहाँ पर एग्जाम्पल आ गई। इन दो वजूहत से हम जो है वो चीज़ों को खरीदना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में देख लें। लिखा हुआ इन मोस्ट केसेस द इनकम इफेक्ट इज रिलेटिवली वीक, हाउएवर इफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ हाउस परचेज द इफेक्ट विल बी रिलेटिवली लार्ज। ज़्यादातर चीज़ों के केस के अंदर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है चीज़ों को खरीदना कम होने में। हम जो कहते हैं ना कि महंगाई हो गई, चीज़ कोई बिकना कम हो गई, इसके अंदर ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो ये होता है कि सब्सटीट्यूट की तरफ चले जाते हैं लोग, इस वजह से चीज़ें बिकना कम हो जाती हैं। एक वजह इनकम की भी होती है, लेकिन ये कम होती है, कम केसेस में होती है। ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सस्ती होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम का सिर्फ 1% या लेस देन 1% या 2-3% 5% का शेयर है उनका सिर्फ। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, तो एक 300 रुपये की चीज़ अगर 320 रुपये की हो जाए तो बहुत बड़ा असर आप पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको इतना पता नहीं चलेगा उसके बारे में। या अगर दही थोड़ा सा महंगा हो जाए तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे थे पिछले साल, और आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये और घर और महंगे हो जाते हैं, तो फिर वो आपकी पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे थे और वो आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उसके लिए आपको सेव करने पड़ रहे हैं, तो आपकी बिल्कुल पहुंच से बाहर हो जाएंगे। तो इनकम इफेक्ट जो है वो ऐसी चीज़ों पे अप्लाई होता है जो यूजुअली बहुत महंगी होती हैं,
और आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें लग रहा होता है उन चीज़ों को खरीदने में। बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसके अंदर क्या इफेक्ट अप्लाई होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। उसके अंदर लोग चीज़ें खरीदना इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि वो सब्सटीट्यूट को खरीदने लग जाते हैं। Taste, of course, can be manipulated by advertising and producers to try to create markets, particularly for ostentatious goods. For example, air conditioners, which our ancestors survived perfectly well without. Some goods are a seasonal demand. For example, cooked meat, even though they are available all year round, because taste changes. For example, more salads are consumed in the summer. अच्छा, टेस्ट भी एक फैक्टर है, टेस्ट भी एक चीज़ है। आप जो है वो मार्केटिंग करके लोगों के टेस्ट डेवलप कर सकते हो, फैशन को ऊपर नीचे कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसी, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशन हमारे घरों में अब लगे हुए हैं, हमारा उसके बगैर गुजारा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे दादा परदादा नाना नानी, उनके ऊपर दादा और उनके ऊपर के लोग जो गुजरे, उन्होंने बगैर एसी के गुजारा किया, जिंदगियां गुजारी अपनी। लेकिन अभी क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारा इसके बगैर रहना पॉसिबल नहीं। तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो आपको एडवर्टाइज करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, मार्केट करती हैं अपनी प्रोडक्ट को ऐसे, और आपके जहन में एक ऐसी इमेज बनाती है कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है ताकि आप उसको खरीदें। जाहिर है वो भी बिजनेस करने बैठे हैं तो वो उसको बेचना ही चाहते हैं। तो ये जो है वो इस तरह से टेस्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इंडिविजुअल डिमांड हो गई, एक बंदे की डिमांड, एक पर्सन की डिमांड। इस तरह होती है एक मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड जो है वो पूरी मार्केट की डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कंपनी देखेगी, एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पे एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट एक बच्चे की डिमांड तो नहीं देखेगा, वो तो ये देखेगा कि पूरे इलाके से मेरे पास कितने बच्चे आते थे पिछले साल। तो उसके लिए क्या होगा कि पूरे एरिया से मेरे पास पिछले साल आते थे 100 बच्चे, इस साल मेरे पास आते हैं 150 बच्चे। इसका मतलब है कि मेरी डिमांड इंक्रीज हो गई है मार्केट में। पिछले साल 100 बच्चे थे, इस साल 150 हो गए। तो इसका मतलब है वो पूरे मार्केट की डिमांड देखेगा। कोई भी बिजनेस जो है वो एक सिंगुलर पर्सन की नहीं देखेगा। आप और मैं अपनी तो बात कर सकते हैं कि मेरी डिमांड ये है, मैं महीने में ये सारी आइटम खरीदता हूँ। एक पेपर पे आप लिख सकते हो जो जो चीज़ें टॉप ऑफ द माइंड याद आएंगी कि मेरे घर में ये बेसिक ज़रूरत की चीज़ें तो लाजमी आती है, ये मेरी डिमांड है, मेरी फैमिली की डिमांड है। एक बंदे की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड हम बता सकते हैं। बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है मार्केट डिमांड। पूरी मार्केट क्या है, पिछले साल कितने लोग थे, उससे पिछले साल कितने थे, अभी कितने हैं, बिजनेस ग्रो हो रहा है, डी ग्रो हो रहा है, इसको हम कहते हैं सिंपली डिमांड भी कहते हैं। कंपनीज, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी को देख रही होती है, मार्केट डिमांड को। डिमांड की कंडीशन। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमने प्राइस की बात की थी कि प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो डिमांड पे असरअंदाज होती है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि डिमांड पे असरअंदाज होती है, डिमांड को बढ़ाने और कम करने में अपना रोल प्ले करती है। क्या है वो चीज़ें? इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कंसिडर exclusively the influence of price on the quantity demanded, assuming other factors to be constant. These factors termed the condition of demand will now be considered with prices held constant. Any changes in one or more of the condition of demand will create shift in demand curve itself. If the shift in demand curve is outward of the right, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं। तो बेसिकली अभी हमने बात की प्राइस और डिमांड का रिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन, अदर फैक्टर्स और चीजें। क्या क्या है ये चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ये सारे हमारे साथ कर रही होती हैं डिमांड के अंदर चेंजेस। ये हैं हमारे पास कुछ फैक्टर्स जिनको हम कंडीशन भी कहते हैं। इनकम, टेस्ट, हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, कंडीशंस ऑफ डिमांड, इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड पॉपुलेशन साइज। लेट से ये हमारे कुछ फैक्टर हैं। और भी चीज़ें होती हैं वो हम अलग से डिस्कस करते हैं फिर इसके बाद। सबसे पहले देखो इनकम। मिसाल के तौर पे हमने अभी ये बात की थी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है और आप उसको 150 का कर दोगे, तो अगर उसके पहले 700 यूनिट बिकते थे तो अब उसके 500 यूनिट बिकने लगे। ठीक है, कोई भी चीज़ महंगी कर दोगे तो 500 यूनिट बिकने लगेंगे। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ है P1, वो थी 100 रुपए की, और P2 वो है अभी भी 100 रुपए की। लेकिन जब हम डाटा देख रहे हैं कंपनी का सेल्स का, तो डिमांड क्या आ रही है, पहले डिमांड थी 500 यूनिट, अभी डिमांड है 600 यूनिट। तो पहले हम क्या कह रहे थे
प्राइस की वजह से चेंज आता है। अब हम कह रहे हैं अदर कंडीशंस की वजह से। क्या? प्राइस अभी भी 100 रुपये, पिछले साल भी 100 रुपये थी, पिछले साल 500 यूनिट बिकते थे, इस साल 600 यूनिट बिकते हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि 100 यूनिट ज़्यादा बिकने लगे? हमने तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं किया। आप तो कह रहे थे कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, या तो डिमांड खुद ही बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया अचानक से? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेट से हम कहते हैं ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं इनमें से कहते हैं, हम कहते हैं कि पॉपुलेशन साइज बढ़ गया। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अचानक से पाकिस्तान की कराची की एक यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी, लेट से उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहते हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाती है। सही, अचानक वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाती है। तो दुनिया भर से हज़ारों लोग जो है वो यहाँ पे पढ़ने आएंगे, लाखों लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, हज़ारों लाखों लोग। तो जब इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे तो पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा। जो पहले कराची की 3 करोड़ आबादी थी, वो लेट से 3 करोड़ 1 लाख हो जाएगी। लोग बढ़ गए, तो इसका मतलब है प्राइस तो उतनी है, अब खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो गए, चांसेस बढ़ गए। पहले से 3 करोड़ लोग खरीदते थे, अब मजीद 1 लाख लोग और आ गए, वो भी खरीदेंगे, उनमें से भी कुछ लोग खरीदेंगे। तो पॉपुलेशन साइज बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई, अलबत्ता हमारी प्राइस अभी सेम ही थी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से भी हो सकता है, लाइट से, मिसाल के तौर पे। अच्छा, अदर गुड्स कौन कौन से होते हैं? अभी हमने सब्सटीट्यूट और ऑल्टरनेट की बात की थी ना। कुछ जो है वो इस तरह के गुड्स भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पता नहीं हमने इस पर की है बात या नहीं की। लेट से हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, लेट से इंक पेन और इंक। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इंक महंगी हो जाती है, इंक महंगी हो जाती है तो इंक पेन के ऊपर भी असर पड़ जाएगा। इसकी वजह ये लोग बोलेंगे बॉल पेन खरीद लेते हैं यार, इंक तो बहुत महंगी है, इंक पेन खरीदें फिर इंक भी खरीदें। तो इस तरह से मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन, चार्जर और हैंड फ्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब हो गया वो चीज़ें जो हमें साथ में खरीदनी पड़ेंगी लाजमी। जैसे मोबाइल के साथ हैंड्स फ्री खरीदना पड़ेगा, चार्जर खरीदना पड़ेगा। इसी तरह हमें और क्या चीज़ें, और एग्जांपल्स हैं भाई कोई? लेट्स से पेट्रोल वगैरह खरीदना पड़ेगा बाइक का, और पार्ट्स होते हैं दूसरे, ऑयल वगैरह, ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। और इसके अलावा यूपीएस खरीदोगे तो बैटरी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, सोलर पैनल खरीदोगे तो बैटरी लगानी पड़ेगी घर में। ठीक है ना? और तो ये सारी चीज़ें इसकी एग्जाम्पल है। तो अगर मिसाल के तौर पे इस तरह की चीज़ों की भी प्राइस महंगी हो जाए जो आपके आपकी गुड्स की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तब भी आपकी डिमांड पे असर पड़ता है। यहाँ पे हम लेट से कह देते हैं कि हम सब्सटीट्यूट की तो अभी बात कर चुके हैं ना, कि जूस महंगा हो गया था, हम दूसरी कंपनी का जूस पीना शुरू कर दिए। हम अभी एक ऑल्टरनेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट से कि आप जो है वो प्राइस सेम है ना, आप लेट से आप खरीदते थे क्या खरीदते थे भाई? आप रोज़ाना जो है वो घर जाते हुए बिरयानी खाते थे। ठीक है, तो बिरयानी अचानक से बहुत महंगी हो जाती है, मिसाल है, बहुत महंगी हो गई। बिरयानी वाले के बिल्कुल बराबर में एक बर्गर वाला बैठा हुआ है, उसका बर्गर बहुत महंगा नहीं, उतने का ही है जितना पहले था। उसने रेट अपना सस्ता नहीं किया, सेम प्राइस ही है उसकी। तो क्या हुआ, बिरयानी वाले ने अपनी प्राइस अचानक बहुत महंगी कर दी। इसकी वजह से बर्गर वाले के पास रश लगना शुरू हो गया। ठीक है, क्यों? लोग जो अपना पैसा खर्च करते थे, एक लिमिटेड बजट सोच कर आते थे ना दिमाग में कि इतने पैसे हैं, ये खर्च करेंगे, इस पे खाएंगे। तो क्या हुआ, अब उस पैसे में बिरयानी तो नहीं आ रही, अब उस पैसे में वो बराबर में बर्गर वाला आ रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उस सब्सटीट्यूट के पास चले गए। तो ये बर्गर वाला क्या है, पहले भी 100 रुपये का बर्गर देता था, अभी भी वो 100 रुपये का बर्गर दे रहा है, लेकिन उसने ये नोटिस किया कि पिछले साल मेरे 500 कस्टमर थे, अभी मेरे 600 हो गए, 600 यूनिट बिकते हैं इस साल मेरे। तो अब वो तो अगर हमारे डिमांड के लॉ की बात करें, जो अभी हम बात कर रहे थे कि चीज़ अगर सस्ती करोगे तभी ज़्यादा बिकेगी, तो अगर वो तो ये बात करे तो वो तो बोलेगा यार आपने तो मुझसे झूठ बोल दिया। तो हमें उसको ये पूरी बात बतानी पड़ेगी कि कंडीशंस भी हैं कुछ डिमांड की अदर। जैसे अभी हमने पॉपुलेशन साइज की बात की कि पॉपुलेशन साइज बढ़ गई, प्राइस हालांकि सेम है, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसी तरह प्राइस ऑफ अदर गुड्स अगर बढ़ गई है तो उनको खरीदना लोग छोड़ के हमारे गुड्स के पास आ जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट के पास आ जाएंगे। इसी तरह टेस्ट, अचानक से लोगों का टेस्ट, लोगों का फैशन चेंज हो जाए, अचानक कोई चीज़ दोबारा फैशन में आ जाए। एक क्रिकेटर जो है वो एक खास किस्म की मिलेट से जो है वो बैगी जीन्स जो है फैशन से बिल्कुल आउट हो गई। ठीक है, अचानक से एक मशहूर क्रिकेटर, मशहूर एक्टर, सेलिब्रिटी कोई बैगी जीन्स पहन के घूम रहा है, लोग देखते हैं, तो वो दोबारा फैशन में इन हो जाती है, मिसाल के तौर पे। तो क्या होगा,
जो बैगी जीन्स पिछले साल कोई पूछता ही नहीं था, दुकान वालों ने रखी हुई थी, छुपा के अंदर रखी हुई थी, बेचते भी नहीं थे, डिस्प्ले भी नहीं करते थे, वो अचानक बिकने लग जाएगी दोबारा से। तो क्या हुआ, अचानक लोगों का टेस्ट और फैशन चेंज हो गया, इस वजह से मैं चीज़ बिक रही है। प्राइस हालांकि सेम है, महंगी नहीं हुई, सस्ती नहीं हुई, फिर भी ज़्यादा बिकने लग गई। इसी तरह से इनकम है। अगर अचानक से जो है वो मुल्क के अंदर अनाउंस होता है कि इस साल जो है मिनिमम तनख्वाह सबकी बढ़ जाएगी, अभी क्या है 37,000 है, गवर्नमेंट कहती है कि 2026 में सबकी तनख्वाह होगी कम से कम 45,000 रुपये। तो क्या होगा, सबकी जो बेसिक सैलरी वाले नीचे लेवल तबके के मजदूर तबके के लोग हैं, बेसिक जो वेजेस के ऊपर हैं, मिनिमम वेज पर हैं, उनके 7-8 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे तनख्वाह में। तो क्या होगा, वो अब कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, अगर महंगाई नहीं होती इतनी ज़्यादा तो ज़्यादा कर पाएंगे। तो क्या होगा, इस इनकम के फैक्टर की वजह से भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया होगा, प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं की होगी। अगर आप यहाँ देखो तो बिल्कुल सेम वही डिमांड कर्व बना हुआ है, हम सिर्फ इस लाइन को देखते हैं, पहले इस वाली को D1 को देखते हैं। पिछला ग्राफ हमने देखा था, एक प्राइस थी कम, फिर वो प्राइस बढ़ जाती है, उससे अंदर क्या होता है, जैसे ही वो प्राइस बढ़ी थी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई थी। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये हमारा पहला ग्राफ है, लेट्स से हमारा पिछले साल का ग्राफ है। अब हमारा ग्राफ ये नहीं है, चेंज होके ये बन जाता है, D2 बन जाता है। हमारा ग्राफ शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ चला जाता है, यानी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ये देखो P एक ही प्राइस है, प्राइस चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। जो पहले प्राइस थी 100 रुपये, आज भी वही 100 रुपये प्राइस है, लेकिन डिमांड कर्व आपका, ये जो 100 यूनिट आपके बिकते थे, 100 रुपये पे आपके 100 यूनिट बिकते थे, अब ये 100 रुपये पे आपके 100 यूनिट नहीं बिकते, बल्कि आपका डिमांड कर्व यहाँ चला गया। तो 100 की जगह मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके 150 यूनिट बिकते हैं। ये इधर एक हम वो बना लेते हैं इमेजिनरी लाइन, कि इस 100 रुपये के ऊपर पहले यहाँ पे 100 यूनिट बिकते थे, अभी इसी 100 रुपये पे अगले ग्राफ के ऊपर यहाँ पे 150 यूनिट बिकते हैं। तो ये हुआ क्यों, ये हुआ अदर फैक्टर्स की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर हमारे फेवर में अदर फैक्टर चेंज हो गए, अदर गुड्स, इनकम, पॉपुलेशन साइज या टेस्ट, इनमें से कोई भी चीज़ हमारे फेवर में चेंज हो गई तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होके राइट साइड पे चला जाएगा। अगर यही फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट चेंज होते, मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन कम हो जाती, इनकम कम हो जाती, फैशन आउट हो जाता, टेस्ट खत्म हो जाता, और अदर गुड्स जो है वो सस्ते हो जाते, चारों जो कंडीशन हैं वो हमारे अगेंस्ट चेंज होती, तो क्या होता, हमारा ये डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होने की बजाय लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता, अंदर की तरफ कहीं आ जाता। ठीक है, इधर कहीं पे आ रहा होता हमारा डिमांड कर्व अगर हमारे अगेंस्ट होता। ठीक है, तो ये जो है वो अदर फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिमांड कर्व के साथ जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डिमांड के अंदर दो चीज़ें हो रही होती, क्या दो चीज़ें हो रही होती हैं, हमने क्या पढ़े अभी, जब भी प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में चेंजेस आएंगे तो हम उन्हें कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जब भी प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में चेंज आएगा, प्राइस अगर लेट से महंगी हो गई है तो डिमांड कर्व नीचे जाएगा, इसका मतलब है डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। प्राइस अगर सस्ती हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी एक्सपेंशन हो जाएगा। इसी तरह अदर गुड्स की अगर हम बात करें, अदर फैक्टर्स की बात करें हम, कंडीशंस की, अगर कंडीशंस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो हम उसे कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व में जो चेंज आएगा उसको हम शिफ्ट कहेंगे। दो तरह का हो सकता है, एक राइट वर्ड और एक लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो प्राइस की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कब होगी ये, जब प्राइस इंक्रीज आएगा। एक्सपेंशन यानी डिमांड बढ़ जाएगी, ये कब होगी, जब प्राइस डिक्रीज आएगा, जब प्राइस डिक्रीज होगी। इसी तरह कंडीशंस की अगर हम बात करें कि डिमांड कर्व हमारा राइट पे और लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता है, तो राइट पे उस वक्त शिफ्ट होगा जब कंडीशंस हमारे फेवर में चेंज होंगी, और लेफ्ट पे उस वक्त शिफ्ट होगा जब कंडीशंस हमारे अगेंस्ट शिफ्ट होंगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, इनकी हमने अभी बात करी। इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, आपके जो है वो अदर गुड्स की प्राइसेस हो गई, एंड पॉपुलेशन चेंजेस हो गए। ये बात हमने कर ली कि ये
कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, चलें थोड़ा जल्दी से इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं सही से कि ये इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ताकि ज़ाहिर है आप लोग एमसीक्यू बेस्ड पेपर अटैम्प्ट करोगे तो आपके पास जहन में कंटेंट बहुत सारा होना चाहिए, आपको समझ इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो देखो, इनकम जो है वो ज़ाहिर है बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट हुई है डिमांड से, क्योंकि लोग पैसे से ही चीज़ें खरीदते हैं। अगर उनके पास पैसे कम होंगे, उनकी इनकम कम हो जाएगी या उनकी इनकम बढ़ जाएगी, तो उनके पास रूम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा खरीदने का। तो कौन सी चीज़ों पे यूजुअली ज़्यादा पैसे लोग खर्च करते हैं और कौन सी चीज़ों पे लोग कम पैसे खर्च करते हैं? अच्छा देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में आप अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम के सेंस में गुड्स की टाइप होती है इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप अगर अचानक से आपकी तनख्वाह डबल हो जाती है, आपको प्रमोशन लग जाती है, आप मैनेजर बन जाते हो, तो क्या करोगे आप भाई? आप सबसे पहले तो वो चीज़ें खरीदना बंद कर दोगे जो कि आपके जैसी इनकम के लोग नहीं खरीदते। फॉर एग्जांपल आप किसी इलाके में रहते थे, आप वहाँ से शिफ्ट होकर उससे बड़े इलाके में चले जाते हो, तो आप अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लोगे, ठीक है, आप अपने बच्चे को एक ज़्यादा बेहतर स्कूल में डाल दोगे, आप जो है वो अपने लाइफस्टाइल पे थोड़े ज़्यादा पैसे लगाओगे। अब आप वो चीज़ें खरीदना बंद कर दोगे जो कि सस्ती थी या क्वालिटी में कम थी, इंफीरियर चीज़ें खरीदना बंद कर दोगे और आप क्या खरीदोगे? सुपीरियर चीज़ें खरीदना शुरू कर दोगे, जो कि ताकि आप जिन लोगों के बीच अब शिफ्ट हुए उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट हो सको, फिट इन हो सको, उनके जैसे हो सको। तो ये एक सोसाइटी का एक नॉर्मल प्रैक्टिस है सोसाइटी के अंदर। तो आप जो है वो इस तरह से अपने आप को अपग्रेड करोगे। तो इनकम जो है वो हमें इस तरह से चीज़ें चेंज करा रही होती है। तो इनकम बढ़ने से लोग सुपीरियर चीज़ों की तरफ जाते हैं और इंफीरियर चीज़ों को छोड़ देते हैं। मोबाइल फ़ोन अपग्रेड कर लोगे आप अपना, ठीक है, हो सकता है आईफोन वगैरह खरीद लो, हो सकता है अच्छा ब्रांड कोई और खरीद लो। तो ये जो है वो इंफीरियर ब्रांड को छोड़ना है, इसका यहाँ पे ये मतलब है। टेस्ट, तो टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो फिजिकल टेस्ट भी है, जैसे जो हम जबान से पता चलता है हमें कोई चीज़ खा के, एक तो वो टेस्ट होता है। एक और टेस्ट होता है फैशन, यानी आप कहते हो ना यार ये मेरा टेस्ट नहीं है, मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। कोई मूवी आपने देखी, आपको नहीं पसंद आई, आपने कहा यार मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, आपको नहीं पसंद वो। तो इसी तरह से कपड़ों के बारे में भी लोग कहते हैं यार मेरा टेस्ट नहीं है ऐसे कलर पहनना या कोई भी चीज़। तो फैशन, आपकी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट में काउंट होती है, जो अभी हमने ऊपर बात कर ली ऑलरेडी, इसकी डिटेल में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अदर गुड्स की प्राइजेस, हमने तीन तरह के अदर गुड्स की बात की। हमने कहा सब्सटीट्यूट, हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट, यानी आप बनाते थे जूस और दूसरी कंपनी जो कि सेम जूस बनाती है वैसा ही, तो ये सब्सटीट्यूट है। तो अगर आप क्या दूसरी जूस बनाने वाली कंपनी अपना प्रोडक्ट महंगा कर देगी तो क्या होगा? लोग जो है वो आपकी कंपनी का जूस खरीदेंगे। इसी तरह एक होता है ऑल्टरनेट प्रोडक्ट। ऑल्टरनेट प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि अलग तरह की हो लेकिन काम वैसा ही करती हो आपके जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो है वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते थे, कोल्ड ड्रिंक बहुत महंगी हो गई तो कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस पी रहे हैं, तो इस वजह से भी आपके जूस की सेल बढ़ जाएगी। कुछ होती हैं ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जिनको अभी हमने बात की कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि एक साथ खरीदे जाते हैं एक जैसे, एक वक्त में जो है वो लाजमी हमें उनको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो अभी हमने उसकी बात की कि पेन, इंक पेन होता है, इंक होती है। तो इंक जो है वो अगर महंगी हो जाती है तो इंक पेन भी जो है वो उसके साथ साथ वो हो जाता है सस्ता। तो ये तीन तरीकों के गुड्स हैं जिनकी प्राइजेस से हमारी डिमांड ऊपर या नीचे हो सकती है। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, हमारा सप्लीमेंट्री गुड, हमारा सब्सटीट्यूट गुड और हमारा ऑल्टरनेट गुड, हमें इन सबको जो है वो इन पे जो है वो नज़र रखनी होती है कि कहीं ऐसी कोई चेंजेस तो नहीं हो रही कि हमारे कंज्यूमर पे कोई असर पड़ जाए। और फिर आता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज जो है वो जाहिर है किसी भी एरिया, किसी भी इलाका, कोई भी शहर, वहाँ की पॉपुलेशन पूरी को कहते हैं, वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो बहुत तेज़ी से उनकी डेथ्स हो रही हैं, पॉपुलेशन वैसे नहीं बढ़ रही, लोग नए पैदा नहीं हो रहे, ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। या बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं वहाँ से लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं नौकरियाँ करने, पढ़ने, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पे दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए। तो पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है, अलग अलग पैटर्न हैं हर हर मुल्क के। तो कहीं पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तेजी से, कहीं डिक्रीज हो रही है, और वजूहत बहुत सारी हैं। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है पॉपुलेशन का,
ये भी किसी मुल्क को, किसी शहर को, किसी इलाके को एक आइडियल मार्केट या खराब मार्केट बनाता है बिजनेस के लिए। अगर आप एक बिजनेस हो तो आपको ज़ाहिर है ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जिस मुल्क में, जिस शहर में आप बिजनेस करने वाले हो, वहाँ का पॉपुलेशन पैटर्न क्या है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हर हफ्ते हर महीने हज़ारों लोग शहर या मुल्क छोड़ के जा रहे हैं बाहर, या अगर ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में नए लोग हर महीने आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके बिजनेस के लिए, वो आपके पोटेंशियल कस्टमर तो नहीं है। कौन से लोग आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, क्या वो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, क्या वो आपकी चीज़ को खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको बड़ा मैटर कर रही होती हैं, इनको जो है वो आप देख रहे होते हैं। अब ये खत्म हो रहा है बस टॉपिक, इसको देख लो। और इन द एनालिसिस ऑफ हाउ द डिमांड एंड सप्लाई मॉडल वर्क, द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर वेरी इंपॉर्टेंट. For example, if a price change occurs, this will be movement along the demand curve and result will be either an expansion or a contraction. If condition or demand change, there will be a shift in demand curve, either an increase or decrease in demand. ठीक है, वही वाली बात जो अभी हमने यहाँ की, ये हैं कुछ कंडीशंस ऑफ डिमांड जिनकी बात हो गई। अगर डिमांड के अंदर दो चीज़ों से चेंज आता है, एक प्राइस से और एक अदर कंडीशन से। जब भी प्राइस से चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज होगी, जब भी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इस सूरत को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और जब भी प्राइस डिक्रीज होगी यानी प्राइस कम होगी, ऐसी सूरत में डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसी सूरत को हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। प्राइस की वजह से जब भी डिमांड पे असर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन कहलाएगा। एक और चीज़ जिसकी वजह से असर होता है वो है अदर कंडीशन, इनकम, टेस्ट, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स और पॉपुलेशन। इनकी वजह से जब चेंज आएगा तो हम उसे शिफ्ट कहेंगे। दो तरह का शिफ्ट होता है। अगर ये कंडीशन हमारे फेवर में चेंज हो रही है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे सब्सिट्यूट महंगा हो रहा है, तो हमारा डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये अदर फैक्टर्स, ये कंडीशन हमारे अगेंस्ट चेंज हो रही, जैसे पॉपुलेशन कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, टेस्ट चेंज हो रहा है लोगों का, ठीक है, अदर गुड्स सस्ते हो रहे हैं, ऐसी सूरत में डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वर्ड चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दो बातें याद रखिएगा फिलहाल के लिए। अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं, बाकी फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।